हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरी एकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने EVS की काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ा था और आज हम उसी से रिलेटेड सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो ज़्यादा समय लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है, क्या एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर व्यक्तिगत शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण एकीकृत या समावेशी या व्यक्तिगत शिक्षा बन सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इस कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप इसमें दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बताइए आप कि पर्यावरण जो अध्ययन है उसकी प्रकृति इनमें से, ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से किसका समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें या फिर बच्चों को खेल करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कम गलतियां करें। इसका पर्यावरण अध्ययन जो है इसका समर्थन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बच्चे कम गलतियां नहीं, कम से कम बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करें और उन गलतियों से ही वो सीखें। इसका पर्यावरण अध्ययन जो है वो उसकी प्रकृति इसका समर्थन करती है। ठीक, तो आशा करता हूँ मैं इतना आप अच्छे से समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए आप, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। देखिए आप, ये PTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबको ही पता होगा कि सौरमंडल जो है अंतरिक्ष, वो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। वायुमंडल, जलमंडल और मानव, ये तीनों पर्यावरण अध्ययन के घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप दिया गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, उसके बाद सड़कें, पूजा स्थल, इन सभी की अगर मैं बात करूं तो उपयुक्त सभी, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये CTET में 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि वृत्तांत और कहानियों के द्वारा हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखा सकते हैं। वृत्तांत के अंतर्गत जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, जहां हम जैसे यात्रा करते हैं तो उस दृश्य को जो हम देखते हैं उसको लिखा जाता है, और कहानियां आप सभी को पता होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आप, 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि इको क्लब क्या है। बताइए आप सभी लोग, अगर आपको पता हो तो बताइए कि इको क्लब क्या है। ऑप्शन देख लीजिए पहले कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह है, ये जानवरों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह है, या फिर पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला समूह है, या ये ग्रुप ऑफ महिलाओं यानी कि महिलाओं का एक समूह है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक ग्रुप है, समूह है, इको क्लब। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में देखिए आप, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के यानी कि सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर होगा जानवर। जानवर जो होती हैं ये प्रकरणों का उप प्रकरण है। ठीक, एक बार फिर से मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण, इसके अंतर्गत 4 उप प्रकरण आते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे आप देखिए,
पहला है जानवर, फिर आता है पेड़ पौधे, खेल और कार्य। ये तीनों उप प्रकरण कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अपना जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए, आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, जबकि वर्णन, अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी, ये सभी रचनात्मक आकलन कहलाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसकी गतिविधियां हैं। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण या श्यामपट्ट का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि चित्र भरना, फील्ड भ्रमण करना और श्यामपट्ट का उपयोग करना, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के कक्षा की गतिविधियां होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए वैसे ये। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त भाषा है। कैसी भाषा होनी चाहिए? जो अपना इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी की जो बुक है उसका आपको बताना है कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या उसकी भाषा रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर तकनीक और औपचारिक होना चाहिए, या बच्चों के प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए? बिल्कुल सटीक जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें बता दिया गया है कि बच्चों के प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जो अपने पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की भाषा है। ठीक, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण यानी कि एरिया में आपको घूमना होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या पिकनिक मनाना, या फिर सरकारी योजना का निर्वाह करना, प्रत्यक्ष अनुभव, या मनोरंजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव। हम फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र में जब भ्रमण करते हैं तो उस टाइम पर हम देखेंगे पेड़ पौधों को और साथ ही साथ चिड़िया, जानवर, पक्षी, इन सबको देखते हैं। तो क्या होता है, हम डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव हो पाता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, आप दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। क्या वो गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा हो, या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर, ओजोन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन सीटेट के ईवीएस वाला जो पोर्शन है उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें भी पूछा गया है कि ओजोन की परत के विनाश से निम्नलिखित रोग संभव है। क्या मलेरिया हो जाएगा अगर ओजोन परत का नाश हुआ? तो क्या कैंसर हो जाएगा, या टाइफाइड होगा, या एड्स होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें स्किन कैंसर हो सकता है। अगर ओजोन परत का क्षरण हो गया तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा सा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के क्षरण से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में स्थित है। ठीक, तो इतना आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 14 क्वेश्चन में दिया गया है कि समुद्र जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक गतिशील है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुवैत, यानी कि कुवैत जो है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आता है। तो कुवैत देश ने समुद्र के जल को पीने योग्य बनाया है, पानी को फिल्टर करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया गया है कि रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है। रेगिस्तान कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा अगर रेगिस्तान की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा है। कौन कौन से रेगिस्तान है, तो सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये 3 रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हैं और इन रेगिस्तान को रोकने की जो है वो कार्य कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो आगे देखिए आप 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्षा जल संरक्षण क्या है। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वर्षा जल संरक्षण क्या होता है। तो आप बताइए कि प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का भंडारण और जमाव, ये वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य यहाँ पर है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने अपनी नेशनल पार्क वाली वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं, वहाँ पे आप सभी जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आप पकड़िए इसको, क्वेश्चन को, कि ये कह रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने योग्य बनाना चाहिए। आगे देखिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार और अभ्यास पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि विचारों को डेवलप करना है और अभ्यास से प्रश्नों करने के लिए योग्य बनाना है। उसके बाद बात कर रहा है कि इससे बच्चों को समाज के लिए जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने योग्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो अपना ए नंबर पॉइंट है, फर्स्ट नंबर पॉइंट, ये नेगेटिव बात कर रहा है, यही गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मुख्य शब्दावली और सही परिभाषा याद कराने योग्य हमें बच्चे को नहीं बनाना है। ठीक, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन ने एक अच्छे दत्तक कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना एक अच्छे दत्तक मुख्य कार्य होगा पर्यावरण अध्ययन में। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, या फिर समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, वे चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोटिक एवं अबायोटिक, यानी कि अबायोटिक अगर मैं बोलूँ और बायोटिक घटक इसके अंतर्गत यानी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये जैविक एवं अजैविक कारक पर्यावरण अध्ययन की अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।